ओके सो आई होप कि आपको कल का जितना भी मैंने बताया था, वी स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स एंड जो टॉपिक डिलीटेड थे वी जस्ट वेंट वेरी क्विकली थ्रू दोस टॉपिक्स. वी डिड नॉट मेक एनी नोट्स बट एटलीस्ट फॉर्मूलाज आपको पता होंगे, जैसे करंट डेंसिटी क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है. At least you will be able to derive those things, and that is important, keeping in mind any type of competitive exam. Good. And now you also know what is resistivity, right? So resistivity basically tells you the amount of opposition a current faces, है ना. जब भी करंट फ्लो होगा, चार्जेस फ्लो होंगे कंडक्टर में से, तो रेजिस्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रिलेटेड टू रेजिस्टेंस. तो एनी मटेरियल, मैं अगर दो मटेरियल लेता हूं एंड एक का रेजिस्टिविटी का वैल्यू दूसरे से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वन इज अ बैड कंडक्टर कंपेयर टू द अदर. गुड. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लिटिल मोर अबाउट दिस रेजिस्टिविटी. जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, मैंने आपको कल बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो, देन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो लिखते हो आप, दैट टर्न्स आउट टू बी रेजिस्टिविटी. तो रो ए आर बाय एल, दिस इज रेजिस्टिविटी, right? And 1 upon resistivity gives you conductivity. यहां तक कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा केस है ये. रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, बिकॉज जितना लेंथ ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उतना ज्यादा हीट होगा, और दैट्स व्हाई देयर इज लॉस ऑफ हीट. तो अब आपको समझेगा, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स हियर कि व्हाई electricity cannot be transported to large distances. तो इलेक्ट्रिसिटी जहां पे बनता है वहीं पे सबसे ज्यादा उसका यूज होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट होगा, उतना ज्यादा लॉस होगा, उसको आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं, राइट. और आपको ये भी पता होगा कि अभी तो फाइबर ऑप्टिक्स है, लेकिन जब फाइबर ऑप्टिक्स नहीं था तो नॉर्मली हम डेटा, मतलब इंटरनेट ट्रांसमिशन के लिए नॉर्मल केबल यूज करते थे, मतलब थ्रू करंट्स. और इट वाज, मतलब ऐसा था कि यू कुड नॉट इवन थिंक ऑफ हैविंग 100 Mbps स्पीड. क्यों? करंट के थ्रू डेटा भेजोगे तो हीट जनरेट होगा, लॉस होगा, और गर्मी में तो और भी प्रॉब्लम है. ऐसे भी केसेस हुए थे कि जहां पे वायर मेल्ट हो गई, राइट. तो नाउ यू शुड नो दैट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑलवेज. गुड. तो एनीवेज ये हमने कल किया ही था, तो was just for you to know what is resistivity. Resistivity is a proportionality constant basically, which gives you idea about what amount of resistance is there in a particular conductor. Good. Good. अब हमको देखना है how does resistance vary with temperature. So variation of resistance with temperature, it is the first topic that is included for this year in your syllabus. Variation of resistance with temperature, right. हमको देखना है कि हाउ रेजिस्टेंस विल चेंज इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि आप बोलोगे कि हाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. हाँ होगा. क्यों होगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे पास एक कंडक्टर है, और अगर आपको याद है कंडक्टर में आयोन्स थे, आयोन्स वेयर वाइब्रेटिंग,
राइट, गुड। तो जैसे ही मैंने इसको हीट दिया, if I heat this conductor, the heat is going to the ions and they have more energy, so they start vibrating with more amplitude, so more collision, more is a resistance, मतलब resistance will increase with temperature. Correct, लेकिन how? Linearly, quadratic, cubic, raised to power 4, raised to power 5, क्या? तो वो देखने के लिए, वो समझने के लिए we have to start with knowing, और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ उसका आपको डेरिवेशन नहीं करना है. You just supposed to say we know that resistivity is equal to resistivity at some reference temperature. अगर आपको याद होगा, हमने जब coefficient of linear expansion, coefficient of volume expansion, coefficient of areal expansion, ये सब जब डिफाइन किया था हमने, तो हम रेफरेंस टेम्परेचर को लेते थे 0 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो यहाँ पे भी 0 डिग्री ले सकते हो, या तो फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो सम रेफरेंस टेम्परेचर, क्योंकि हियर इट इज नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड फॉर यू टू हैव रेफरेंस टेम्परेचर एज 0 डिग्री. जरूरत नहीं है यहाँ पे. क्यों नहीं है? आई विल गो इनटू इट लिटिल लेटर. गुड. तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो फॉर्मूला अगर आप देखोगे एग्जैक्टली सेम है. वहां पे भी था फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बिकॉज लेंथ विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसलिए प्लस साइन था बीच में. एरिया के लिए भी था एरिया इक्वल टू इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. वॉल्यूम के लिए भी था इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी. एग्जैक्टली सेम तरीका है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, राइट. गुड. लेकिन हमको वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर देखना है, ये वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, राइट. गुड. तो कैसे करेंगे फिर हम? व्हाट वी विल डू इज, एंड ऑफ कोर्स वी विल मेंशन हियर दैट दिस रो जीरो इज रेजिस्टिविटी एट सम रेफरेंस टेम्परेचर T0. तो यहाँ लिख देंगे फाइनल माइनस रेफरेंस टेम्परेचर T0. गुड. गुड. देन now I can simplify this. बहुत सिंपल है ये. I can say rho equal to rho 0 plus alpha rho 0 t minus T0, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके I can make expression for alpha. So alpha will be rho minus rho 0 upon rho 0 t minus T0. करेक्ट. सिंपल है, कुछ नहीं. ये टर्म्स को यहां से वहां किया, इसको वहां लेके जाके माइनस कर दिया, राइट. तो रो माइनस रो 0 आ गया, फिर ये रो 0 t माइनस T0 डिवाइड हो जाएगा जाके. तो दिस इज हाउ यू गेट अल्फा. बट as I told you earlier today that R is rho L by A, which means R is proportional to rho, है ना. मतलब rho is proportional to R. करेक्ट. मतलब मैं अल्फा के लिए लिख सकता हूं ऐसा R माइनस R0 अपॉन R0 t माइनस T0. करेक्ट. अगर ये नहीं समझ में आया प्रोपोर्शनलिटी, डजंट मैटर, फिर पूरा लिखना पड़ेगा, इतना ही फर्क है. देन यू विल राइट ओके रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल. तो सब्स्टिट्यूट कर लो आर ए बाय एल माइनस आर जीरो रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर ए बाय एल. यहाँ पे A0 L0 नहीं लिखना, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे. वी आर स्टडिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी. We are looking at how resistance is changing with temperature. We are not looking at how a substance is expanding with temperature. Correct? तो यहाँ पे A0 by L0 नहीं लिखना है. Definitely जब आप हीट करोगे रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, लेंथ भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा, वो होगा. बट हियर वी अज्यूम द चेंज इन एरिया और चेंज इन लेंथ इज नेग्लिजिबल, तो इसलिए हम लोग उसको वैसा ही लिखने वाले हैं अपॉन रो 0 की जगह पे वापस से R0 A by L t माइनस T0.
अब आप समझ सकते हो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ए बाई एल कॉमन निकाल के कैंसल आउट होगा, तो आपको मिल जाएगा फॉर्मूला फॉर अल्फा, राइट। दिस अल्फा इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्यों? क्योंकि मैं उसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी भी लिख सकता हूँ, मैं उसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस भी लिख सकता हूँ। So this alpha is called as temperature coefficient of resistance or resistivity. And to define, do you remember हमने coefficient of linear expansion कैसे define किया था? Yes. कैसे था वो? Change in yes. तो यहाँ पे हमने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, but delta t you can take 1 degree 2 degree आपके ऊपर ही होता है वो, तो नॉर्मली दे डू इट फॉर 1 डिग्री। तो सिमिलरली आप डिफाइन कर सकते हो, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। करेक्ट, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज increase in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature, right? Good. सिर्फ वहां पे आपने बोला था, do you remember linear expansion coefficient के लिए क्या बोला था आपने? It is defined as increase in length per unit original length per degree rise in temperature at 0 degree Celsius, है ना? यहाँ पे ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं at some reference temperature T0. Easy, simple. We'll do it again. और ये easy है, then we'll make notes. Well, by the way, हमको start कहाँ से करना है? हमको start यहाँ से करना है by saying we know that resistivity changes with temperature as this relation. Resistivity at some higher temperature T is equal to resistivity at some reference temperature T0, that is rho 0, 1 plus alpha delta T. Good. Then you will say therefore rho T equal to rho 0, 1 plus alpha and T delta T is T minus T0, right? So rho T minus rho 0 is equal to rho 0 alpha T minus T0. Therefore you will have alpha is equal to this, correct? हो गया डिफाइन। बाय द वे, इफ यू वांट टू प्लॉट, अगर आपको प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है? रेजिस्टिविटी अगेंस्ट टेम्परेचर। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो दिस इज लीनियर इंक्रीज बाय द वे। सो as temperature increases resistivity also increases linearly, so there is linear increase in the resistivity, right? Good. तो ये ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अल्फा हम लोग और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो यू कैन आल्सो राइट अल्फा एज RT माइनस R0 अपॉन रो 0 T माइनस T0। ये कैसे आया मैंने बताया आपको। आपको सिर्फ रो की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? RA by L, correct? So to define temperature coefficient of resistance, it is defined as increase in resistance per unit, ये R0 है, per unit original resistance per degree rise in temperature at some reference temperature T0. That's it. Simple. Okay, अब you should ask or you should at least think, you should Google कि यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर 0 क्यों नहीं लिए? लेंथ के लिए तो ले रहे थे, वॉल्यूम के लिए भी 0 डिग्री रेफरेंस लिया, सरफेस एरिया के लिए भी 0 डिग्री रेफरेंस लिया, पर रेजिस्टेंस के लिए 0 नहीं लिया। ऐसा ये बायसिंग क्यों है यहाँ पे? Have you heard of something called as superconductors?
What is a superconductor? A material having no resistance is superconductor. तो होता क्या है, few materials, मैं हर एक मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, few materials, कुछ मटेरियल का 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो हमने मेटल्स में आयन्स बताए थे, दोज वेर वाइब्रेटिंग, है ना, ये वाइब्रेट होते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं, दे वाइब्रेट समथिंग लाइक दिस। और ये वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था, करेक्ट। फ्यू मटेरियल्स एट 0 डिग्री, ये जो वाइब्रेशंस है दे फ्रीज, दे डोंट वाइब्रेट एनीमोर। इसका मतलब देयर इज नो रेजिस्टेंस। तो जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस नहीं है उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर, राइट, करेक्ट। तो जब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री 0 ही हो गया तो फिर वो फॉर्मूला याद करो, R माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो, अपॉन डिनोमिनेटर 0 होने का क्या मतलब होता है, इंफिनिटी। डिनोमिनेटर में 0 मतलब इंफिनिटी, राइट। सो दैट इज द इशू हियर, दैट इज व्हाई नॉर्मली हम लोग रेफरेंस टेम्परेचर बोलते हैं, 0 नहीं बोलते यहाँ पे। और इंटरेस्टिंग है, सुपर कंडक्टर का मतलब, आई मीन इट इज क्वाइट एक्सीलेंट। इसका मतलब एक बार आपने इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दिया, इट विल कीप मूविंग, करंट फॉर एवर, फिर बैटरीज की जरूरत नहीं, सेल की जरूरत नहीं, चलते जाएगा ये, राइट। दिस इज द सेम थिंग दैट इज यूज्ड इन बुलेट ट्रेन्स। फिर वो थोड़ा सा हाई लेवल होता है, मैग्नेटिक लेविटेशन, राइट। सो सच systems, such things are highly sophisticated. We will not be talking about this at this moment, right? So I hope there is no doubt here, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। गुड, सो इसको लिखेंगे कैसे, अब जो भी समझा है वो लिखना है। We know that resistivity of material varies with temperature as rho equal to rho 0, 1 plus alpha, you can say delta t, which is equal to rho equal to rho 0, 1 plus alpha t minus t0, where rho is resistivity at temperature T, rho 0 is resistivity at reference temperature T0, that's it। तो T0 रेफरेंस टेम्परेचर है, मैंने इसी में मेंशन कर दिया, we don't have to write it again, right। Therefore you can write this as rho minus rho 0 equal to rho 0 alpha t minus t0। Therefore you will have alpha is equal to rho minus rho 0 upon rho 0 t minus t0, right। Equation number 1, let us say, okay, we know that rho is proportional to r, therefore alpha can also be written as r minus r0 upon r0 into t minus t0, equation number 2, where
Alpha is called as temperature coefficient of resistance, right? Temperature coefficient of resistance. Good. Then you can also plot variation of resistivity against temperature. The plot of resistivity against temperature is given as, अभी तो ये इक्वेशन सही है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमको बताता है that if we change temperature, resistivity will increase linearly. हाँ, तो सिंपल है ये. I don't want to show anything, any values here, books में है, we don't care. Only thing is temperature should be in Kelvin. That's it. Right. Last thing, हम उसको भी पहले डिफाइन कर लेते हैं. तो डेफिनेशन कैसे करेंगे, आपने ही बताया था तो बता दो वापस से. डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन किया था बताओ. Someone of you? Add some reference temperature. The temperature coefficient of resistance, the temperature coefficient of resistance is defined as increase in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature at reference temperature T0. So who can tell me what will be the units of alpha? अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे? अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे? ओहम और ओहम. 1 upon केल्विन पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन. गुड. बाय द वे, you can also write equation 2 as, equation 2 can be written as, मैंने इसलिए ग्राफ ड्रॉ किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए अल्फा इज 1 अपॉन क्या था, R0, राइट, या फिर रो 0. ओके, व्हाट इज दिस? रो minus रो 0 upon T minus T0. What is this from the graph? Slope. Very good. है ना. अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, मैं बोलता हूँ टेम्परेचर T है, मैं दूसरा पॉइंट यहाँ लेता हूँ, बोलता हूँ टेम्परेचर T0 है. T0 को करस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू रो 0 है और T को करस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू रो है, राइट. तो वो जो रो माइनस रो 0 अपॉन T माइनस T0 था वो है स्लोप. और स्लोप कैसे लिखते हो? D रो बाय dt, राइट. इसी को आप ऐसा लिख सकते हो 1/R0 dr by dt. तो you can in fact find out value of alpha from graph of resistivity against temperature और resistance against temperature. और ये हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगने वाला है. कैसे? तो वो ऐसे
कम से कम आपको ये वैल्यू दी होगी, दिस वैल्यू, और आपको यहाँ एंगल दिया होगा, लेट अस से 45। अब बताओ क्या आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट इज, हाउ डू यू फाइंड आउट स्लोप, हाउ डू यू फाइंड आउट स्लोप इफ एंगल इज गिवन टू यू, व्हाट इज स्लोप, tan थीटा, व्हाट इज tan 45, 1, मतलब ये वैल्यू 1 है, तो जस्ट 1 अपॉन r0 इज अल्फा। गुड, तो ये आपको पता होना चाहिए। यू कैन फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ अल्फा फ्रॉम ग्राफ। क्लियर, इजी है, याद रहेगा। गुड, तो लेट मी सी let us do a numerical now. A piece of platinum wire has a resistance of 2.5 ohm at 0 degree Celsius if its temperature coefficient of resistance is 4 into 10 power minus 3 per degree Celsius. Find the resistance of wire at 80 degree Celsius. तो गिवन क्वांटिटी में आपको बोला है R0 कितना 22.5 ओहम, आपको T0 रेफरेंस टेम्परेचर कितना बोला है 0। गुड, अल्फा दिया हुआ है 400 पर डिग्री सेल्सियस, आपको टी भी दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस, आपको फाइंड करने के लिए बोला है आर फाइंड करना है, राइट। और आपको फॉर्मूला तो अभी पता होगा ही, सो यू नो व्हाट इज अल्फा, मुझे याद नहीं है, टेल मी प्लीज। आर माइनस R0, आर की R0, और ऊपर ही R0 माइनस आर था ना। गुड, क्यों, क्योंकि अगर R0 माइनस आर लिख रहे हो मतलब 0 डिग्री पे ज्यादा रेजिस्टेंस है, ऐसा बोल रहे हो। ओके, T माइनस T0। गुड, तो मतलब ऑल ऑफ यू आर अवेक, वेरी गुड। तो आई एक्चुअली डोंट वांट टू राइट दिस फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला सिंप्लीफाइड वर्जन में यूज करना। यस, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। I don't care for what books write, you are supposed to do this way. Okay, so R equal to R0 which is 2.5, 1 plus alpha plus 3 delta T 80 डिग्रीज है। तो ये इजी है, क्यों इजी है, आपको पता है 8 4 32, 10 पावर माइनस 3 और प्लस 1 10 पावर माइनस 2, 32 इंटू 10 पावर माइनस 2 0.32, उस पर 1 ऐड कर दिया तो 1.32, तो 2.5 इंटू 1.32। अगर आपको ये कैलकुलेशन इजी वे में करना है विदाउट डूइंग 132.25, यू नो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 0.25 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं ना। गुड, फिर 0.25 1/4 होता है कि नहीं, होता है, 1/4 होता है ना। 4 1 जा 4 3 जा 1 बचा, वापस से 3 जा, मतलब कितना 0.33 है ना, 3.33 की 0.33, 3.33। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो और आपको फाइनली मिलेगा 3.33। ये पॉइंट आप देख लो। गुड, तो यू विल बी एबल टू डू दिस इज इन ओहम, राइट। और आइडियली जो भी आंसर आप लिखोगे 2.5 से ज्यादा होगा, ये समझ लो, क्योंकि 0 डिग्री पे ही 2.5 है तो 80 पे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। क्लियर, 0 डिग्री पे कितना 2.5, हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, हाँ तो 80 पे तो 2.5 से ज्यादा ही आएगा ना, इट कैन नॉट बी 0.33, इट हैज टू बी 3.33।
गुड, हो गया सॉल्व, खत्म, राइट। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, and electromotive force has nothing to do with force, मतलब it is not force basically, so don't confuse this with force, it is not force, सिर्फ इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? अब देखो, द थिंग इज, अगर हमको एक कंडक्टर में करंट चाहिए, मतलब चार्जेस को मोशन में लाना है, राइट। तो चार्जेस को मोशन में लाने के लिए what we do is, how do you bring charges in motion? You have to apply बैटरी अप्लाई करते हो, मतलब क्या करते हो? नहीं, मतलब क्या करते हो? यू आर गिविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास जो भी कंडक्टर है उसमें चार्जेस है, जिस चार्जेस को हमको मूव करवाना है फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, तो वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। अपने आप तो नहीं मूव होगा वो, वर्क हैज टू बी डन। तो जो आप बैटरी लगाते हो वो वर्क डन प्रोवाइड करता है, मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड करता है टू कीप द चार्जेस फ्लोइंग, राइट। तो चार्जेस फ्लो होंगे तो आपके सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। जैसे मोबाइल फोन की बैटरी डाउन हो गई, क्यों डाउन हो गई? बिकॉज दैट बैटरी, दैट सेल डू नॉट हैव एनर्जी टू कीप सर्कुलेटिंग चार्जेस। चार्जेस नहीं है तो कंपोनेंट्स विल नॉट वर्क, नथिंग विल वर्क, योर फोन विल नॉट स्विच ऑन बेसिकली। तो द आइडिया इज सिंपल, हमको अगर एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज को फ्लो करवाना है तो हमको यहाँ पे एक सेल लगाना पड़ेगा। As soon as we connect a cell to the conductor, then negative charge starts flowing from negative terminal towards positive terminal of the battery, of the cell, of the source of EMF। बहुत कुछ बोल सकते हैं इसको, right? I'll just say cell for the time being. By the way, what is difference between battery and cell? Combination of cells make a battery, right? Good. तो एक सेल को भी आप बैटरी बोल सकते हो, बट आई मीन नॉर्मली यू शुड हैव मोर देन 2 cells to have a battery। तो आप यू कैन पुट n number of cells in combination और उसको बोलोगे बैटरी। आपके इन्वर्टर के बैटरी में वो सेल्स होते हैं, if you see properly, वो रिफिल करने आते होंगे ना पानी, तो वो सेल, ईच सेल को रिफिल करके जाते हैं वो। एनीवेज, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि सेल कनेक्ट किया मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टुवर्ड्स पॉजिटिव। आप उल्टा भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। गुड, राइट। देन अब ये चार्जेस को अगर मोशन में रखना है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मेरे पास एक यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम, मुझे अगर 1 कूलम चार्ज को एक बार ये सर्किट कंप्लीट करवाना है, I want to circulate unit charge once round complete circuit, एनर्जी लगेगा, that amount of energy is called as EMF। The energy required to move unit charge once round complete circuit is called as electromotive force, EMF, राइट। कौन सा चार्ज था? यूनिट था, 2 कूलम नहीं, 4 कूलम नहीं, 10 कूलम नहीं, यूनिट चार्ज था, राइट। सिंपल है। तो व्हाट इज देयर इन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? नथिंग। सो द एनर्जी सप्लाइड बाय अ सेल to circulate unit charge once round the complete circuit is called as EMF of the cell। Good. So how do you write down formula for this? EMF is work done, क्योंकि एनर्जी सप्लाई किया मतलब क्या किया?
वर्क डन किया। किसके लिए किया? यूनिट चार्ज के लिए किया, तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज ईएमएफ, करेक्ट। इसको डिनोट करेंगे ई से या फिर स्मॉल ई से। वर्क डन इज डब्ल्यू अपॉन चार्ज इज क्यू, करेक्ट, क्लियर। ये हमने पहले भी लिखा हुआ है, सिर्फ ए की जगह पे आप वी लिखते हो। इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, I told you work done to move a charge is Q into potential, है ना, वही है ये। दिस इज द सेम थिंग, वर्क डन इज Q into E। सिर्फ यहां पे आप पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोल रहे हो। इज द सेम थिंग। ऐसा था क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल था क्या? हाँ, तो वही है ये। दिस इज नथिंग न्यू। फिर डिफरेंस कहाँ है? अब बताता हूं कि डिफरेंस कहाँ पे है। Why it is called as EMF? Why not it is called as potential difference then? तो इतनी सी बात है that you need to know this। ऐसा है, अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाते हैं। हमको क्या करना था? हमारे पास एक कंडक्टर था, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में चार्जेस है, और हम लोगों को चार्ज को एक बार वंस हमको उसको सर्किट में सर्कुलेट करवाना है, राइट। दिस वाज अ टास्क, राइट, गुड। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था फिर? व्हाट डिड वी कनेक्ट? सेल, गुड, हमने सेल कनेक्ट किया। अब मेरे पास यहाँ पे सेल पड़ा है, ओके, आई विल शो यू दैट सेल। गुड, दिस इज दैट सेल, राइट। ये सेल खुद किसी मटेरियल से बना है कि नहीं? हाँ, मतलब इसका खुद का कुछ कंपोजिशन है, करेक्ट। अब इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि ये जो सेल है मेरे पास, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं मैं, दिस इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज द सेल दैट वी विल बी कनेक्टिंग हियर टू सर्कुलेट चार्ज। तो मैं इस सेल को यहाँ कनेक्ट कर रहा हूं टू सर्कुलेट चार्ज, राइट। चार्ज कहाँ से निकलेगा? कहाँ से निकलेगा चार्ज? कहाँ से? इस टिप से निकलेगा, अंदर से निकलेगा, बाहर से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। आई एम सेइंग ये जो सेल है, दिस हैज सम मटेरियल इनसाइड। तो चार्ज जो है वो आप सेंटर से बाहर ला रहे हो, या यहां से ला रहे हो, यहां से ला रहे हो, कहां से ला रहे हो? समवेयर फ्रॉम इनसाइड, करेक्ट, है ना, करेक्ट। उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। अब आपको समझेगा डिफरेंस बिटवीन V एंड E। तो E मतलब EMF कब बोलते हो? जब आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट करते हो, राइट, गुड। सो द एनर्जी सप्लाइड by a cell to circulate unit charge once round the complete circuit, it has to overcome its own resistance as well। तो ये जो एनर्जी यूज हो रहा है एक चक्कर लगवाने में, ये एनर्जी एक्चुअली दो पार्ट्स में यूज हो रहा है। कौन से दो पार्ट्स में? पहला, जो एक्सटर्नल कंडक्टर था उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में लगा, राइट, टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सेकेंड, टू ओवरकम इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लियर। तो जब हम सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं करते, जो भी रेजिस्टेंस सिर्फ एक्सटर्नल होगा, उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होगा उसको आप बोलते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको डिनोट करते हो V से। अगर मैंने सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड कर लिया तो उसको मैं बोलूंगा EMF। मैं ये वापस से आपको बता रहा हूं, और कल मैं ये वापस एक बार रिपीट करने वाला हूं, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सिर्फ
कब क्या यूज करना है वो पता होना चाहिए। ऐसा है, हमारे पास एक कंडक्टर है, अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को ए एंड से बी एंड पे लेके जाना है, एनर्जी देना पड़ेगा, पर मैं नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इसको सेल कनेक्ट नहीं किया है। As soon as I connect cell, what is happening? Now electrons, this electron will start from cell. Okay, इसको अकेले नहीं आना, so I will just make it look differently. ये ऐसा है, I have a unit charge which is somewhere here. इसको एक बार राउंड कंप्लीट करवाना है। Whatever energy required will be called as EMF. But as you notice, ये सेल खुद किसी मटेरियल से बना हुआ है। मतलब पहले तो ये जो चार्ज जिसको मैं सर्कुलेट करवाना चाहता हूं, उसको सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करके सेल के बाहर आना पड़ेगा, राइट? तो एनर्जी स्पेंड हुआ। अब सेल के बाहर आ गया, अब सर्किट कंप्लीट करना है, वापस एनर्जी लगेगा, राइट? तो सिर्फ जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो एनर्जी लगा है उसको बोलते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? एनर्जी एसोसिएटेड विद ओवरकमिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक्सटर्नल कंपोनेंट के टर्मिनल्स के अक्रॉस होता है वो, राइट? इफ आई काउंट, मैंने बोला नहीं, मुझे टोटल एनर्जी बताओ, हाउ मच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम हियर टू हियर, टोटल बैटरी सेल के अंदर से पूरा एक चक्कर, दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। तो व्हाइल स्पीकिंग अबाउट ईएमएफ, यू टेक इनटू कंसीडरेशन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इटसेल्फ, है ना? क्योंकि कोई भी सेल तो अभी ये है, इसमें भी लिखा होगा कुछ जिंक से बना होगा, ये इसमें लिखा होगा कि इट इज मेड अप ऑफ जिंक। तो क्या जिंक का रेजिस्टेंस नहीं होता? क्या होता है। तो अगर सेल के सेंटर से चार्ज बाहर निकल रहा है तो वो पहले बाहर आने के लिए रेजिस्टेंस फेस किया होगा, मतलब खुद को ओवरकम करने में एनर्जी इज यूज्ड। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो ये जो आप लिखते हो W इक्वल टू क्यू इंटू वी या W इक्वल टू क्यू इंटू ई, इट इज मोर और लेस द सेम थिंग, मोर और लेस। सिर्फ V लिखने का मतलब होता है कि यू आर कैलकुलेटिंग एनर्जी ओनली अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। If you're writing E, you are calculating total work done including the resistance of the cell itself, right? तो हम कल के सेशन में इसका एक इक्वेशन भी बनाएंगे बाय अप्लाइंग, हैव यू हर्ड ऑफ किरचॉफ्स लूप लॉ? नहीं, मैंने ही पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया आपको किरचॉफ्स लूप लॉ? यू डोंट नो किरचॉफ्स लूप लॉ, सर्किटल लॉ? नहीं, ठीक है, तो आई विल टेल यू टुमारो, इजी है वो। या फिर हम सिंपल ओम्स लॉ भी यूज कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर ओम्स लॉ? व्हाट इज ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR। तो वो यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे कल ईएमएफ का, एंड ईएमएफ का थियरी भी हम लोग कल लिखेंगे।